और इस बीच चीन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर झड़प की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए 29 और 30 अगस्त की रात को सैनिकों में झड़प हुई। ये मामला इसलिए और बड़ा और गंभीर हो जाता है क्योंकि 15 जून की रात गलवान में जो हुआ था उसके बाद भारत और चीन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच हालात सुधरे। अलग अलग स्तर पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अगर 29 और 30 अगस्त की तारीख को एक बार फिर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये दो देशों के रिश्ते में एक बहुत बड़े तनाव की खबर है, एक बहुत बड़ी घटना की खबर है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर झड़प हुई है। 29 से 30 अगस्त को चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, ये खबर अभी मिल रही है। हालांकि ये भी शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है। इस पर डिटेल के लिए, पुख्ता खबर के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन सबसे विश्वसनीय खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। इसीलिए आपको ये बता दें कि अभी ये शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या डिटेल्स है? कहा जा रहा है पेंगोंग झील इलाके में ये झड़प हुई है, किस तरह से चीनी सैनिक दाखिल हुए, इस बारे में कोई अपडेट? जी, फिर से एक झड़प हुई है पेंगोंग झील इलाके में, और जो साउथ बैंक है लेक का, जहां पर अभी तक कोई भी तनाव नहीं नोटिस किया गया था, वहां पर भारतीय सेना का अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि 29 की रात और 30 तारीख की सुबह जो है एक वारदात हुई, जहां पर फिर से स्टेटस को बदलने की चीन की तरफ से कोशिश की गई थी। और इसके चलते भारतीय सेना ने भी अपना मोबिलाइजेशन बहुत जल्दी किया, और भारतीय सेना इसको प्रीएम्प्ट कर रही थी, इस किस्म के एक्शन को, ऐसा भी कहा गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट में। और उसके चलते अब इस वक्त आज सुबह एक फ्लैग मीटिंग चल रही है ब्रिगेड कमांडर लेवल की चुशुल पे। यही संभावना है कि मुद्दा यही होगा कि किस तरह इस तनाव को फिर से रोका जा सके, क्योंकि देखिए 4 महीने होने को आए हैं जब से तनाव रहा है पूर्वी लद्दाख में। मई में शुरू हुआ था, बहुत सारे राउंड्स हो चुके हैं, अलग स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, अभिषेक की बात को आगे बढ़ाते हुए ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि इस तरह का इस इलाके में झड़प हो सकती है, ऐसे में जो भारतीय सैनिक हैं जाहिर तौर पर तैयार होंगे इस तरह के सिचुएशन से दो चार होने के लिए। क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से चीनी सैनिक दाखिल हुए इस इलाके में? नेहा, 2 स्तर पर चीन की तरफ से कोशिश हुई है। एक हवाई स्तर पर भी चीन ने अपनी तैनाती वहां पर की है, अपने GF-20 जो लड़ाकू विमानों को दोबारा तैनात किया। दूसरी जो जमीन पर जो घटना हुई है वो 29 और 30 की रात की घटना है, जब चीनी सेना जो PLA है उसने जो पेंगोंग शो का सदन इलाका है, यानी कि चुशुल, जहां पर बातचीत इस वक्त चल रही, उस इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। वहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसने वायलेशन की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, और उसको रोका गया है। वहां पर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने जो टैंक हैं उसकी तैनाती की है। इसके अलावा सैनिक वहां पर आगे बढ़े हैं, और फिलहाल की जानकारी के मुताबिक अभी इस वक्त भी वहां पर काफी तनाव है, और उस तनाव को फिलहाल खत्म करने के लिए खबर जो ब्रिगेड स्तर की बातचीत है चुशुल में वो चल रही है। लेकिन इस बार सीधे तौर पर ये दूसरी बार है जब गलवान की घटना के बाद चीनी सेना ने, PLA ने सीधे तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश की है, यानी कि वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की है, वहां पर जो पोस्ट है। और इस वक्त भी अगर हम पेंगोंग शो की बात करें तो फिंगर 5 पर चीन बैठा हुआ है, लेकिन अब दूसरे इलाके में, यानी कि जो दक्षिण सदन इलाका है पेंगोंग झील का, क्योंकि काफी लंबी ये झील है, 130 किलोमीटर लंबी झील है, और इसके चुशुल वाले इलाके की तरफ चीनी सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जो एक तरह से इस गलवान की घटना के बाद दूसरी बड़ी घटना है चीन की तरफ से भारतीय सरहद में घुसपैठ की। मंजीत, ये बताइए, जब 15 जून की रात जो गलवान की घटना हुई थी उसके बाद से दोनों देशों के बीच में हालात सुधारने के लिए भी कई स्तर की बैठकें और बातचीत हुई। हालांकि इस बीच भारत ने अपनी तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन क्या कोई अंदाजा अभी इस बात का कि ये जो झड़प हुई, ये झड़प किस लेवल तक पहुंची है? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से कहा गया उसमें 29-30 का जिक्र किया गया है। मीनाक्षी, जब पेंगोंग शो के चुशुल का जो इलाका है, सदन
झील का जो इलाका है वहां पर चीनी सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पर तैनाती है दोनों तरफ जो वहां पर ये वायलेशन हुआ। इसके साथ मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक चीनी सेना ने दूसरी तरफ अपनी जो हवाई ताकत है उसको भी बढ़ाया है। वहां पर दोबारा तनाव गलवान की घटना के बाद जब दोनों सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट की बात की थी, पीछे हटने की बात की थी, उसके बाद चीनी सेना कुछ इलाकों में पीछे हटी कि उसके जो चाहे हवाई लड़ाकू विमान हो, अब दोबारा चीनी सेना ने अपने JF-20 जो लड़ाकू विमान है उनकी भी वहां पर तैनाती की है। और दूसरी तरफ जमीन पर ये गलवान की घटना के बाद मीनाक्षी बड़ी एक तरह की घुसपैठ चीनी सेना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ताजा हालात हैं उसको बदलने की चीन की तरफ से ये कोशिश है। तो काफी गंभीर मामला है और इस वक्त भारतीय सेना भी उसको इस मौके पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहां पर तैनाती की गई है, चाहे हम भारतीय सेना के जो टैंक हैं वो भी आगे बढ़ाए गए हैं, सेना की जो मौजूदगी है उसको भी और मजबूत किया गया है। हालांकि अभी किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही कि इस घटना में किसी तरह के दोनों तरफ के क्या जवान घायल हुए हैं, उसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। सेना की तरफ से आधिकारिक उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक वहां पर बातचीत चल रही है चुशूल में, जहां पर कोर कमांडर और ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत होती है। मंजीत, एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी दोबारा जुड़े हैं, क्योंकि ये 15 जून को जो गलवान घाटी में हुआ उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मामला अपने आप में आ जाता है भारत चीन के बीच में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश, लेकिन ये तो तस्वीर उससे उलट दिखाई देती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है, मैं चाहूंगी एक बार जरूर आप उसको दोबारा शेयर करें। बिल्कुल, ये गलवान की घटना के बाद जो जिस तरह के हालात कोशिश की जा रही थी दोनों स्तर पर डिसएंगेजमेंट हो, लेकिन अभी भी खासतौर से पेंगोंग का जो इलाका है और देस्तांग का इलाका, वहाँ दो मोर्चों पर दो इलाकों में चीनी सेना की मौजूदगी लगातार बनी हुई थी। अभी भी चीनी सेना फिंगर 5 पर बैठी हुई थी, लेकिन अचानक 2930 की रात को चीनी सेना ने चुशूल का जो इलाका है, यानी झील का जो सदर्न बैंक का इलाका है, वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की। वहां पर लैंड कंट्रोल पर उसकी जो पोस्ट है उनके जरिए वो आगे बढ़ी और एक तरह से लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति थी दोनों तरफ से जो हालात को सामान्य करने की कोशिश थी उसका सीधी तौर से उसने उल्लंघन किया और यही आधिकारिक बयान में कहा गया है। और उसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो हालात है उसको नियंत्रण में रखने के लिए अपनी तरफ से जो तैनाती है उसको आगे बढ़ाया, उनको रोकने की कोशिश की। उस झड़प के दौरान हालांकि किस तरह की घटना सामने हुई उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन भारतीय सेना ने उनको वहां पर रोका है। ये आप क्योंकि इस एरिया में गए थे, आपने ग्राउंड से कई रिपोर्ट्स फाइल की थी, हमने ये देखा कि जब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की और अलग अलग स्तर की जब बातचीत हो रही थी, उस दौरान भी जहां पर आकर सुई अटक रही थी वो जगह पैंगोंग ही थी, जहां से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर आप इस एरिया को थोड़ा ज्योग्राफिकली हमारे व्यूअर्स को समझा सके और इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है वो हमारे दर्शकों को बताएं, जहां पर ये तनाव की घटना सामने आई है। देखिए मीनाक्षी, अभी अगर हम आज की जो 29 और 30 की रात की जो घटना है उसको घटना को देखें तो पेंगोंग जो झील है वो काफी लंबी झील है। चीन और भारत के बीच में एक तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को निर्धारित करती है। 138 किलोमीटर लंबी झील है और अभी जो तनाव के हालात बने हैं वो सबसे ज्यादा फिंगर का जो इलाका है वहां पर फिंगर 5 तक चीनी सेना बैठी हुई है। अगर उसकी दूसरी तरफ हम बात करें यानी कि झील के हम दक्षिण की तरफ आगे बढ़े, सदर्न बैंक की तरफ आगे बढ़े, तो वहां पर ये घटना हुई है। चुशूल का इलाका है जहां पर दोनों सेनाओं की पोस्ट बनी हुई है, जहां पर अभी पिछले कई महीनों के दौरान जो बातचीत का सिलसिला रहा है, जो सैन्य स्तर की बातचीत होती रही है, ब्रिगेड कमांडर की, इसके अलावा कोर कमांडर स्तर की बातचीत, वो उस इलाके में थी। उसी चुशूल के इलाके में ये घटना सामने आई है जहां पर चीनी सेना ने 29 और 30 की रात को वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की, यानी कि हित में आगे बढ़ने की कोशिश की है और जिसको भारतीय सेना ने रोका है। इसके अलावा अगर हम झील के इस इलाके की बात करें तो ये एक स्थिति है। दूसरी तरफ अगर हम देस्तांग के इलाके की बात करें वहां पर भी चीनी सेना की मौजूदगी है और वहां पर भी अभी हालात तनाव के बने हैं, लेकिन फिलहाल जो घटना सामने आई है वो पेंगोंग झील के जो सदर्न बैंक है वहां पर ये घटना सामने आई है। बिल्कुल मंजीत, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच ये झड़प की खबर आ रही है
और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 29 और 30 अगस्त की रात को पीएलए ट्रूप्स ने स्टेटस को भंग करने की कोशिश की, स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की, यानी जो यथास्थिति वहां पर बनी हुई थी उसमें बदलाव की कोशिश। और देखिए मंजीत नेहा, यहां पर हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि चाइना की तरफ से जो ये घटना हुई है ये हवाई स्तर और जमीनी स्तर इन दोनों पर हुआ है, पैंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पर। मंजीत, यहां पर एक बात पर क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, क्योंकि लगातार सैन्य स्तर की वार्ता चल रही थी। आपको ये भी बता दें कि अलग अलग लेवल्स पर ये मीटिंग लगातार की जा रही थी, भारत की ओर से, चीन की ओर से, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था और कहीं ना कहीं भारत को ये अंदेशा था कि चीन इस तरह की गुस्ताखी कर सकता है, इसीलिए ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं किया गया था। चीन की मंशा पर हमेशा से ही भारत का संशय बना हुआ था। आपको ये बता दें कि जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग इस वक्त चुशूल इलाके में चल रही है ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको सुलझाया जा सके। जो इंडियन ट्रूप्स हैं उन्हें पहले ही इस तरह की एक्टिविटी या फिर यूं कहें कि पीएलए की गतिविधि का मालूम था, जो कि सदर्न बैंक पर हुई है। सदर्न बैंक जो कि पैंगोंग त्सो का इलाका है, यहां पर जो चाइना के इंटेंशंस थे उनको लेकर हमेशा से ही भारत की सेना सतर्क थी, तैयार थी, मुस्तैद थी और इसी वजह से करारा जवाब यहां पर इस वक्त भी दिया जा रहा है। और 29 और 30 अगस्त की रात को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भारतीय सेना सतर्क थी। जो स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक आपको ये बता दें कि इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू मेंटेनिंग पीस, यानी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से सामान्य स्थिति को बहाल किया जा सकेगा, किस तरह से शांति उस एरिया में लाई जा सकेगी, इसको लेकर भी तमाम प्रयास और कवायद जारी है। और इस वक्त भी हाई लेवल फ्लैग मीटिंग चल रही है ब्रिगेड कमांडर स्तर की, यानी कि भारतीय सैनिकों को अब किस तरीके से पोजिशनिंग उनकी करनी है, कैसे पूरी रणनीति तैयार करनी है, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। घटनास्थल पर सैनिकों में तनाव है क्योंकि जिस तरह की घटना पहले गलवान घाटी में हो चुकी है उसी को लेकर भारतीय सेना हमेशा से ही मुस्तैद रही है इस पूरे इलाके में। और देखिए ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ये जो है डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यानी ऑफिशियली भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये कह दिया गया है कि भारत और चीन के बीच 29 और 30 अगस्त की रात को ये घटना हुई है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में ये घटना हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सामने आती है वो ये कि इसका अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि हमारी सेना तैयार, इस बात का जिक्र किया गया, लेकिन देखिए चाइना जिस तरह से धोखा करता है, विश्वासघात करता है, नेहा, ये अपने आप में उसकी एक तस्वीर है। बिल्कुल एक मिसाल चाइना के इंटेंशंस की। चीन ने जिस तरीके से लगातार बातचीत तो करी लेकिन कभी अपनी मंशा साफ नहीं की। कौन से वो विवादास्पद इलाके हैं जहां से चीनी सेना पीछे हटेगी, जहां पर अभी भी भारतीय सेना मुस्तैद रही और भारतीय सेना ने सुनिश्चित किया, एक बार फिर से उसका उदाहरण यहां पर भारतीय सैनिकों ने पेश किया है कि कैसे उन्हें चीनी सैनिकों की इस तरह की गतिविधि का अंदाजा था और यही वजह है कि भारतीय सेना उसका जवाब देने के लिए तैयार थी, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, चाहे वो वायु सेना हो, हर मोर्चे पर भारतीय सेना तैयार थी इस तरीके के चीनी इंटरवेंशन, यानी कि जो यथास्थिति है उसे बदलने के लिए एक बार फिर से घुसपैठ की गई। ये अब साफ हो रहा है। जो सैन्य स्तर की बातचीत लगातार चल रही थी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। चीन लगातार गोलमोल जवाब देता रहा, कहीं पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं करी चीन ने। लेकिन अब जो 29 और 30 अगस्त की रात को हुआ है उससे ये बात साफ होती है कि आने वाले वक्त में चीन से हमें होशियार रहना होगा। लेकिन अपने आप में ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, क्योंकि अहम इसलिए हो जाता है 15 जून से लेकर, देखिए आज है 31 अगस्त, तो ये जो समय सीमा रही है इसके बीच में कई स्तर की बातचीत हुई है चीन के साथ, पर अलग अलग सैन्य स्तर पर यह बातचीत हुई है और कई घंटों लंबी बातचीत, 22 घंटे 12 घंटे इस तरह से ये मैराथन बैठकें चलती थी। चुशूल में भी ये बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद अगर यथास्थिति को भंग करने की कोशिश चीन की तरफ से हुई है, घुसपैठ की कोशिश हुई है, तो ये अपने आप में साफ जताता है कि बातचीत किसी सकारात्मक या सार्थक स्तर तक नहीं पहुंची थी। 29-30 अगस्त को ये घटना एक बार फिर हुई है। हालांकि आपको हम ग्राउंड से पूरा अपडेट देंगे कि ये घटना किस स्तर पर हुई है,
क्या किसी तरह के नुकसान की खबर भी है, लेकिन ये साफ है कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि देखिए, जो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सामने आया है, उस स्टेटमेंट में ही इस बात का जो है सीधे सीधे संकेत मिलता है, क्योंकि ये कहा गया हम पूरी तरह तैयार है, सेना पूरी तरह तैयार है, लेकिन अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। और पूर्वी लद्दाख की अगर खास तौर पर बात करें, वहां पर हमेशा से ही चीनी सैनिकों का मूवमेंट देखा गया। इसको लेकर भी भारतीय सेना ने हमेशा मुस्तैदी बरकरार रखी। और मीनाक्षी, यहां पर ये बेहद दिलचस्प है कि जो स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू मेंटेनिंग पीस, यानी कि हमेशा से ही भारतीय सेना की ये कोशिश थी कि वहां पर जो है स्थिति, यथास्थिति को बदलने की कोशिश को नाकाम किया जा सके। मंजीत नेगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मंजीत, कुछ और डिटेल्स इस पर आपको मिली हैं अभी, जरूर शेयर करें, क्योंकि चीन का धोखा एक बार फिर से सामने आया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कहता है कि इस बात का अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। देखिए, इसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी कि चीन की तरफ से ये कोशिश हो सकती है, इस तरह की घटना दोबारा हो सकती है। और इसीलिए भारतीय तीनों सेनाओं ने अपनी जो तैयारी थी उसको कहीं किसी भी मोर्चे पर कम नहीं किया था। चाहे हम लद्दाख के अलग अलग इलाकों की बात करें, हवाई तैयारियों की बात करें, या फिर नौसेना की तैयारियों की बात करें, तो ये इसी आशंका, क्योंकि बातचीत कई स्तर पर चल रही थी, सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही थी और डिप्लोमेटिक यानी कि राजनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही थी। और इसीलिए अगर भारतीय सेना की तैयारियों की बात करें और आशंका की बात करें, इसकी आशंका थी कि गलवान की घटना के बाद भी ऐसी घटना हो सकती है। और इसीलिए तैयारी थी जिसको रोका गया 29 और 30, जब पेंगोंग का जो सदर्न बैंक का इलाका है, जहां पर चीनी सेना ने आगे घुसपैठ की कोशिश की, अपने ट्रुप्स को आगे बढ़ाने की तैयारी की थी, और उसको समय रहते रोका गया। भारतीय सेना के ऊपर मौजूदगी थी। उसके अलावा अगर हम चाहे भारतीय सेना के जो टैंक हैं उनको भी आगे बढ़ाया गया। उसके अलावा बड़े स्तर पर जो सैनिक उस मोर्चे पर हैं उनको भी आगे बढ़ाया गया। तो एक तरह से समय रहते इस घटना को नाकाम किया है भारतीय सेना ने, चीन के इस घुसपैठ को। हालांकि अभी उस घटना के दौरान क्या वहां पर कोई किसी तरह की गोलीबारी हुई है या फिर हाथापाई हुई, उसकी जानकारी भी अभी सेना द्वारा दी जाएगी। अभी कोशिश की जा रही है फिलहाल कि वहां पर चुशूल में चाहेंगे शंकर प्रसाद जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर प्रसाद जी, इस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? इस बात का अंदेशा भारतीय सैनिकों को था, सेना को था, और यही वजह है कि जो यथास्थिति बरकरार करने की कोशिश है वो कामयाब रही है भारतीय सैनिकों की ओर से। देखिए, इस किस्म की चीज के लिए तो मुझे पक्का यकीन है कि भारत सेना बिल्कुल तैयार रही होगी। और उन्होंने, मैं वो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी तो यूज करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने सही जवाब उनको दिया होगा। पॉलिटिकल जवाब तो होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया होगा। शायद मुंह तोड़ तो रहने दीजिए, लेकिन हाँ, अप्रोप्रिएट जवाब दिया होगा। कोई और खबर तो आई नहीं है। होप देयर आर नो कैजुअलिटीज, कोई शहीद तो नहीं हुआ, इसकी खबर अभी तक तो आई नहीं है। मार पिटाई लगता हुई है जैसे की रिपोर्टें आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अगर पीएलए की आर्मी इस किस्म की कोई हरकत यहाँ करे तो पेंगोंग में या गलवान में या कहीं और, तो उनको फिर उसकी जवाब तो मिलेगा, सही जवाब मिलेगा। और मैं एक रिपोर्ट और भी देख रहा था कि शायद अब चाइना से कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि गलवान में जहाँ हमारे 20 जवान और अफसर शहीद हुए थे, वो चाइनीज की फिगर काफी लार्ज आ रही है। एक फिगर तो तकरीबन 106 की आ रही है। खैर वो फिगर सही है कि गलत है तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि चाइनीज की भी उसमें हमसे कहीं ज्यादा कैजुअलिटी हुई होंगी। तो इस किस्म की अगर वो हरकत करते हैं तो उन्हें चाइनीज को पता होना चाहिए, पहले के आदमी को पता होना चाहिए कि हमारे जवान तो कहीं ज्यादा तगड़े हैं, कहीं ज्यादा प्रोफेशनल हैं। और अगर वो इस तरह की वारदात करेंगे तो उनको जरूर उसका सही जवाब मिलेगा, बल्कि उसको उन्हें भुगतना पड़ेगा और उनको महंगा पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि शायद इससे भारत सरकार कुछ और भी निर्णय लेना चाहेगी, और हो सकता है कि पॉलिटिकल बातचीत जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है उसमें ये और ज्यादा कोई तब्दीली आ जाए, कोई डिप्लोमेटिक तब्दीली आ जाए, और शायद हो सकता है कोई मिलिट्री तब्दीली भी आ जाए। तो देखिए भारत सरकार इसको किस तरह से रिएक्ट करती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आर्मी तो बिल्कुल तैयार है इसका जवाब देने के लिए।
बिल्कुल, थोड़ा और डिटेल्स आए सर, उसका हमें भी इंतजार करना होगा क्योंकि अभी ये शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं। पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और इस बीच ये हम आपको नक्शे पर जो स्थिति है इस वक्त भारत चीन के बीच वो भी दिखा रहे हैं। पैंगोंग त्सो का ये इलाका जहां जिसके दक्षिणी छोर पर यह घटना हुई है, अभी इस बात की जानकारी मिल रही है। गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। गौरव, आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे 15 जून की घटना के बाद 1962, उसके बाद 2 और खूनी संघर्ष, और ये चौथा गलवान का जो संघर्ष था वो चौथा ऐसा खूनी संघर्ष बताया जा रहा था। लेकिन 1 महीने 1.5 महीने की उस बातचीत में क्या हासिल हुआ जब चीन दोबारा से इस तरह का विश्वासघात बॉर्डर पर करता दिखाई देता है? आपने बिल्कुल सही कहा, और ये चीन ने एक नया मोर्चा खोलने का प्रयास किया था। ये चीन अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो पेंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक की बात कर रहे थे, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच, लेकिन ये पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पे हुआ है, उत्तरी छोर पर नहीं, दक्षिणी छोर पर चुशुल मोल्डो जहां बातचीत हो रही है भारत और चीन के बीच, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये इलाका। वहां पर चीन के सैनिकों ने भारत के अंदर घुसने का, भारत की सीमा के अंदर घुसने का प्रयास किया अपने एलएसी पॉइंट तक, लेकिन जो चीन दावा करता है, लेकिन भारत की सेना यहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात थी और अलर्ट थी। तो जैसे ही चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो भारत की सेना ने उनको पीछे खदेड़ दिया और फिजिकली उनको उठाकर उनके इलाके में पीछे खदेड़ दिया। कोई गोलीबारी नहीं हुई है, कोई गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन देर रात तक ये जो लड़ाई थी, ये रात के दूसरे पहर में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी और देर रात तक ये चलता रहा और उसके बाद चीन को पूरी तरह से वहां से उखाड़ के पीछे कर दिया भारतीय सेना ने, और वहां इस समय खासी तनावपूर्ण स्थिति है। चीन ने भी ये देखा कि भारत की सेना वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है, भारतीय सेना के सिपाही, और इसीलिए इस समय चुशुल मोल्डो इलाके में दोनों ही देशों के ब्रिगेड कमांडर्स की एक फ्लैग मीटिंग भी हो रही है, जिसमें भारत चीन को प्रमाण देगा कि कैसे उनके लोग एक नया फ्रंट खोल रहे हैं, खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी तब जब चीन ने ऐसा दावा किया था कि वो तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है और बाकी इलाकों से भी पीछे हटने पर बातचीत इस समय चल रही है और चीन ने एक नया मोर्चा खोलने का प्रयास किया। ठीक है गौरव, एक तरीके से घुसपैठ यहाँ पर देखने को मिल रही है चीनी सैनिकों की, लेकिन आगे जाकर डिटेल्स भी मिलेंगी। हमेशा से ही गौरव हमने 2 चेहरे चीन के देखे हैं। एक तरफ तो आप बातचीत करते रहिए, ये बोलते रहिए कि यथास्थिति जो है वो हम बरकरार रखेंगे, हम भी शांति चाहते हैं, शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरा चेहरा ये कि आप सोचें कि भारतीय सेना इस वक्त क्योंकि वार्ता चल रही है तो कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त होगी कि आगे जाने वाले समय में निष्कर्ष निकलेगा, और आप इधर से घुसपैठ कर दीजिए। 2 चेहरे हमेशा से ही चीन के। यही चीन की साजिश है कि भारत बातचीत की बात करता रहेगा और बातचीत के जरिए निष्कर्ष निकालेगा और चीनी सेना इंच इंच करके हर इलाके में आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन गलवान में जो हुआ 15 जून को, उसके बाद भारतीय सेना भी पूरी तरह से सचेत थी और जानती थी कि चीन इस तरह की साजिश रचेगा, न केवल इन 5 इलाकों में बल्कि ये पेंगोंग त्सो का जो दक्षिणी छोर है, अगर आप पूरा नीचे तक आए तो डेमचौक तक भारतीय सेना बहुत अग्रेसिवली फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पोस्टर में है इस समय, और इसीलिए चीन की साजिश। ठीक है गौरव, आपके पास लौटेंगे। न्यूज रूम से इस वक्त राहुल कंवल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, देखिए जिस बात का जिक्र गौरव यहाँ पर कर रहे हैं कि चीन ने अब एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश की है, क्योंकि पैंगोंग त्सो का उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी इलाके में यह घटना हुई है। अगर आप इस एरिया को भी थोड़ा हमें समझा सके और अभी क्या ताजा इनपुट्स मिल रहे हैं इस पूरी घटना पर। जितनी जानकारी हमारे पास है वो ये कि स्थिति बेहद खतरनाक इस वक्त बनी हुई है और जो मिलिट्री मामलों के विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ जाएं। एक लिमिटेड वॉर की जो आशंका है वो जताई जा रही है, यानी कि युद्ध भी हो सकता है भारत और चीन के बीच में, क्योंकि हकीकत यह है कि शुरुआत में जैसे हमने डोकलाम में देखा या उससे पहले हमने जितने भी बॉर्डर क्लैशेस हुए, डेप्सांग का जो बॉर्डर क्लैश था हमने देखा, चीन अक्सर पीछे चला जाया करता था। इस दफा दक्षिण बैंक में, जो कि पेंगोंग झील की दक्षिण तट है, वहां पर चीनी सेना ने देर रात में घुसकर भारत की जो सेना की डिप्लॉयमेंट है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हमें वापस करने की कोशिश की। इसको टाइम पे स्पॉट किया गया। देखिए पिछली दफा भी ये हुआ था कि जब वो फिंगर 8 पे थे वहां से आगे बढ़ते बढ़ते फिंगर 4 पे आके एकदम बैठ गए। अब कह रहे हैं बताओ क्या करना है, अगर उनको वापस खींचने की कोशिश करोगे तो जंग हो सकती है। इस दफा भी
जिस तरीके से उत्तरी तट पे हुआ वही हकीकत, वही कार्रवाई उन्होंने दक्षिण तट पे करने की कोशिश की, लेकिन इस दफा हिंदुस्तानी सेना के जो जवान वहां पे तैनात थे वो पूरी तरीके से मुस्तैद थे, पूरी तरीके से अलर्ट थे और उन्होंने चीन को खदेड़ दिया। हमें ये जानकारी मिल रही है कि कुछ वायलेंस हुआ है, काफी वहां पे हाथापाई हुई है, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। लेकिन चीन ये जता रहा है कि अभी जो स्टेटस को है, जो उन्होंने वायलेट किया अप्रैल और मई के महीने में, जहां पे कई जगहों पे उन्होंने जो नो मैन्स एरिया था वहां पर एंट्री की, अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। अलग अलग जगह पे स्टेटस को बदलने की कोशिश चीन अभी कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि केवल पेंगोंग के ही क्षेत्र में नहीं, केवल नॉर्थ लद्दाख के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश तक भी स्थिति बेहद संवेदनशील है। बहुत सारी चीजें जमीन पे हो रही हैं जो कि इस वक्त दर्शकों के सामने, देश की जनता के सामने नहीं है। उनमें से कई सारी चीजें हमारी जानकारी में हैं जो कि हम नहीं रखते, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्थिति बहुत ही संवेदनशील है, स्थिति बहुत ही नाजुक है और चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे लग रहा है कि भारत और चीन के बीच में एक लिमिटेड वॉर की जो आशंका है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। स्थिति कमोबेश जिस तरह का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, हमें लद्दाख से कल दिन भर फोन आ रहे थे, हमारे जो वहां पे लोकल रिपोर्टर्स तैनात हैं उन्होंने कहा कि टैंक्स मूव हो रहे हैं। उन्होंने हमें जानकारी दी कि साथ ही साथ जो लोकल्स हैं पेंगोंग के इलाके में, आप भी गई हैं मीनाक्षी वहां पे, मैंने भी वहां पे ट्रैकिंग और कैंपिंग की है, बहुत कम लोग रहे थे, लेकिन लोकल्स को वहां से वापस लाया गया, डेप्थ एरियाज में लाया गया, टैंक्स को भेजा गया और ये कार्रवाई हुई ताकि चीन को ये ना लगे कि उनको कोई मौका मिले जिसमें वो एंटर कर दे। कहीं पर भी ये नहीं मानना चाहिए कि ड्रैगन जहां पे है वो संतुष्ट है, अभी भी वो मौका खोज रहा है इंग्रेस करने का और भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब उनको वापस तो भेजा है, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक, बहुत संवेदनशील। लेकिन राहुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं लिमिटेड वॉर की। लिमिटेड वॉर को हम किस तरीके से समझें और देखें, क्योंकि जो आपने अक्टूबर तक का वक्त बताया, ऐसे में पूरा सितंबर का महीना है और जिस तरीके से चीन के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए आप भी ये कह रहे हैं कि टैंक्स के मूवमेंट देखे गए, लेकिन हर चीज, हर डिटेल यहाँ पर जानकारी नहीं दी जा सकती है। ऐसे में एक महीने तक कैसे कंटेन करेगी भारतीय सेना? क्योंकि एक तरफ तो आप वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का चीन की तरफ से देख रहे हैं, कैसे, क्या तैयारी, क्या रणनीति? देखिए, अगर हम 1962 की जो भारत और चीन की युद्ध थी उसके इतिहास को समझते हैं, तब भी जो जंग है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में हुई। उस वक्त पंडित नेहरू, जनरल कॉल और जो आर्मी हेडक्वार्टर्स था उनको लगता था कि अप्रैल मई जून के महीने में तो इतनी ऊंचाइयों पे 14, 15, 16, 17, 18 फुट ऊंचाई, 1000 फुट की ऊंचाई पर जंग लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन चीन ने धोखा दिया। इस दफा जो फर्क है वो ये कि चाहे वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, आर्मी चीफ हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, प्रधानमंत्री खुद हो, उनको मालूम है कि चीन का मंसूबा नेक नहीं है। वो नहीं चाहते कि लगातार देश में इस पर चर्चा होती रहे, देश में इस पर पैनिक होता रहे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की पूरी जानकारी है कि चीन बेहद खतरनाक इरादे से स्टेटस को बदलने के लिए, देखिए चीन ने पिछले 20 साल में जिस तरीके से अपना विकास किया है, चीन को लग रहा है कि वो दुनिया में एक नया सुपर पावर बन चुका है, एक सुपर पावर महाशक्ति के तौर पे वो उभर रहा है। उसको लग रहा है कि वो अमेरिका के भी आगे निकल चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत और चीन दोनों देशों ने 20 साल में विकास किया है। चीन का विकास हमसे तेज रफ्तार से हुआ है, लेकिन अगर चीन को लगे कि भारत के 1.3 अरब जो लोग हैं वो ऐसे ही घुटने टेक देंगे और चीन को सलाम करेंगे, तो वो तो ऐसा होने नहीं वाला। भारत की सेना ने बहुत अग्रेसिव वहां पर डिप्लॉयमेंट की है ताकि चीन को पुशबैक किया जा सके। हमारी कोशिश ये है कि स्थिति खराब ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग होगी, मैं कह रहा हूं कि जंग की आशंका है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में इस पर चर्चा है। आपने देखा खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के सबसे सीनियर मोस्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रावत, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी कि हो सकता है कि हमें जंग लड़नी पड़े क्योंकि चीन वापस नहीं जा रहा। अमूमन जिस तरीके से हमने तमाम जगहों पर देखा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद चीन वापस चला जाया करता, इस दफा नहीं ऐसा हो रहा है। और जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारी आ रही, लग रहा है कि चीन के भीतर शी जिनपिंग काफी प्रेशर में है। प्रेशर इस वजह से क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें जो उन्होंने पर्ज किया, जो उनके विरोधी थे उनको हटा दिया, अब उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। अगर वो हट जाएं तो प्रेशर में आ जाएंगे कि आपने फिर ये पंगा लिया ही क्यों, और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो भारत की सेना तैनात है। अब स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। हम और डिटेल्स की वेट कर रहे हैं 14 कोर से और राहुल लौटेंगे आपके पास। मंजीत नेगी भी हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, संजय कुलकर्णी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र राहुल यहाँ पर कर रहे हैं, अक्टूबर 2020
एक लिमिटेड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो ग्राउंड पर परिस्थितियां अभी दिखाई देती हैं, क्योंकि 15 जून को गलवान में जो हुआ उसके बाद लग रहा कोशिशें ये हो रही थी कि हालात सुधरे, लेकिन देखिए आज हम फिर उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पर चीन की तरफ से हमें धोखा मिला है। किस दिशा में ये परिस्थितियां जाते हुए आप देख रहे हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर? ऐसे है कि चीन दबाव डाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आप 1962 की बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो उस वक्त भी इसी तरह चीन बातचीत करता रहा, दबाव डालता रहा और अक्टूबर के महीने में उसने हमला किया। इस वक्त हमला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चीन दबाव डालता है, चीन दबाव डालेगा। चीन के कथनी और करनी में अंतर है। चीन के अंदरूनी मामलात भी बहुत खराब हैं, उनकी हालत अंदरूनी बहुत ही खराब है। उनको मालूम है कि वो वैसे भी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में दबाव में आ रहा है। अमेरिका उसको आंख दिखा रहा है, वो तरह तरह की एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि हिंदुस्तान भी इन सब के साथ मिल गया है, तो चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव है। अगर आप देखें उस दबाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बार बार कह रहे हैं स्टेटस को एंटे, यानी कि अप्रैल 2020 की स्थिति में आई गई, उसके बाद ही पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगा। उसको मद्देनजर रखते हुए चीन को लगता है दबाव डालते रहो, हम स्टेटस को में मानेंगे, स्टेटस को जहां पर भी है वहां पे रहेंगे। तो ये जो दोनों अंतर है, स्टेटस को एंटे, इनमें अंतर होने के कारण चीन दबाव डाल करके कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार जो उसने इस तरह का मुझे लगता है एक हिकामत की है कि वो साउथ ऑफ पेंगांग को आने की, मुझे लगता है बातचीत यस, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया है कि जहां तक हम सह सकते हैं, अब इससे ज्यादा हम सह नहीं सकते हैं। और अगर हम लोगों ने कहा है कि अब ये जिस तरीके से चीन कार्रवाई कर रहा है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। चीन दबाव डाल रहा है और अगर हम दबाव के नीचे दब गए तो मुश्किल होगी। अभी हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, आंख में आंख डाल कर बात करनी है। अगर वो कहीं पर भी इंट्रूजन करने की कोशिश करता है, ट्रांसग्रेशन करता है, तो उसको जवाब तुरंत देना चाहिए। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवात भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। मंजीत भी मौजूद है। मंजीत, कोई नई जानकारी आई है? मीनाक्षी, 2930 की जो घटना है उसको लेकर एक जानकारी देना चाहूंगा। सेना के जो सूत्र बता रहे हैं काफी बड़ी संख्या थी PLA की, जब उन्होंने 2930 की रात को दक्षिण जो पेंगोंग त्सो का इलाका है वहां पर जो कोशिश की भारतीय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर घुसने की, तो वहां पर काफी बड़ी संख्या थी चीन की और एक तरह से तैयारी के साथ चीन ने इस घटना को अंजाम दिया। और कल भी हमने जिस तरह से बताया कि भारतीय सेना की जो सेनाओं की जो तैनाती है, खासतौर से तीनों सेनाओं की तैयारी की बात करें, दक्षिण चीन सागर में भारतीय सेना नौसेना के जंगी बेड़े तैनात किए गए थे, उसको लेकर भी चीन को परेशानी थी। और कहीं ना कहीं उस घटना से भी चीन एक तरह से परेशान था, उसको उसने राजनीतिक मोर्चे पर उठाया। और इसीलिए 2930 की जो घटना हुई वो चीन की बौखलाहट थी। और उस घटना के दौरान जो जानकारी मिल पा रही, काफी बड़ी संख्या में चीन ने वहां पर कोशिश की, लेकिन आशंका भारतीय सेनाओं को लगातार इस बात की बनी हुई थी कि चीन कहीं ना कहीं किसी इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, और इसीलिए तैयारी थी। और इस बार चीन गलवान जैसी किसी घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाया, और इसीलिए समय रहते सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ चीन की इस घटना को नाकाम किया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। AK सिवात जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे सिवात सर कि जिस तरीके से अब लगातार हम मूवमेंट चीनी सेना का देख रहे हैं, ये रणनीति जो भारतीय सेना ने अब अपनाई है, इसको हम किस तरीके से देखें, कैसे समझें, और आने वाले वक्त में क्या वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत ने अभी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, और चीन की जो असलियत है उसको जान गए हैं कि चीन कहीं ना कहीं कहता कुछ है, करता और कुछ है। तो जिस प्रकार से इसने 29 और 30 अगस्त की रात को कहीं ना कहीं पेंगांग त्सो में एक प्रकार दोबारा दबाव डालने की कोशिश की, ये एक सोची समझी साजिश है चीन की। और चीन कहीं ना कहीं, जो बिल्कुल ठीक बता रहे थे मंजीत, कि जो प्रेशर में आया है कि जब भारत ने अपनी दो शिपें हैं जो कि साउथ चाइना सी में भी भेज दिए, तो एक प्रकार से जो चीन अभी बुखलाया हुआ है और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि हम मान जाएं कि जो स्टेटस को अभी है, और हम कह रहे हैं जब तक आप अप्रैल 2020 की स्थिति में नहीं जाएंगे हम मानने वाले नहीं हैं। और भारत इसके लिए तैयार है, भारत किसी हद को जाने के लिए तैयार है। चीन को यह समझना चाहिए। और मैं एक बात आना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात,
कि जो चीन का मेन मुद्दा है देप्संग का इलाका, और वो कहीं ना कहीं आपके प्रेशर डाल रहा है फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 पेंगोंगसो में। मगर वो देप्संग का जो इलाका है जहां वो दौलत बेग ओल्डी में जो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी वाली रोड है उसको डोमिनेट करना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहता है कि अगर वो फिंगर एरिया में वापस जाने के लिए तैयार है, मगर देप्संग से वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डर है कि जब हम सब सेक्टर नॉर्थ जो दोरबक का इलाका है वो 8 किलोमीटर है आपके काराकोरम पास से साउथ में, और वहां से भारत अक्साई चीन में भी जा सकता है, जिसको गेटवे टू अक्साई चीन बोलते हैं, ईस्ट में जाने में, और वेस्ट में गिलगित बाल्टिस्तान में जा सकता है, जहां चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो एक प्रकार से जो चीन है एक सोची समझी साजिश के साथ आया है। भारत हर चीज के लिए तैयार है, भारत ने अपनी तैयारी कर ली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर में हो, आपके जो उत्तराखंड और हिमाचल में, या आपके ईस्टर्न लद्दाख में। भारत बिल्कुल समझ गया है, क्योंकि अब भारत की भी पूरी तैयारी है। भारत की 3 से ज्यादा डिवीजन डिप्लॉयड है, आपके आर्टिलरी गन्स हैं, मिसाइल लगा दिए हैं। बिल्कुल, और देखिए सिवाज सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन तैयारियों का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक छोटा सा ही सही जो स्टेटमेंट आया उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सेना अपनी तरह से पूरी तैयार है, और अंदेशा भी था कि चीन की तरफ से ऐसा होगा। अशरफ वानी भी मौजूद है हमारे साथ। अशरफ, जिस दौरान गलवान की घटना हुई थी, आप खुद उस इलाके में उससे पहले और उसके बाद आपने विजिट किया था, आपने वहां की परिस्थितियां देखी थी, और जिस बात का जिक्र भी राहुल कंवल भी कर रहे थे कि जो डीप एरियाज है पेंगोंग से लगते हुए, वहां से लोगों को हटाया गया है, उन्हें वापस लाया गया है। प्रीएम्प्ट कर रही थी सेना इस चीज के लिए, इस घटना के लिए? बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल अगर आप देखें तो 2017 में जो अगस्त में सबसे बड़ी घटना घटी थी 15 अगस्त 16 अगस्त को, उसमें जो पहली बार जो है एग्रेसिव तौर पर चीनी सेना और इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, क्योंकि तब फ्रंट लाइन पर इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस थी, उसमें काफ़ी हाथापाई हुई थी, लेकिन वहां पर खुशनसीबी ये थी कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन फिर मामला ठप हो गया था। लेकिन अब की बार, इस बार जो चीन की तरफ से घुसपैठ है उसमें क्या फ़र्क है, वो लगातार अब मई के पहले हफ्ते से ही जिस भारतीय इलाके नो मैन्स लैंड में आए हैं वहां से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने कई दौर की बातचीत देखी, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत देखी, जो कमांड लेवल की बातचीतें देखी, उसमें भी चीन जो बैठकों में भारतीय सेना को भरोसा देता था वो जमीन पर उस पर अमल नहीं कर रहा था। और ये 1962 की जंग के बाद पहली बार हो रहा है जब चीनी सेना जो है फॉरवर्ड एरिया से पीछे नहीं हट रही है, और उस तरह की तैयारी के साथ आई है जिसमें हथियार और पूरी तरह से सर्दियों में रहने का साजो सामान और उस तरह की तैयारी के साथ आया है। उसके जवाब में फिर जून के महीने में जब गलवान की घटना घटी थी, उसके बाद भारतीय सेना ने भी बहुत तेजी के साथ अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ाई थी, हथियारों की नियुक्ति, जो हथियार जो लगाए जाते हैं फॉरवर्ड एरियाज में उनको भी कहा था, चाहे बोफोर्स हो चाहे टैंक्स हो, सब कुछ जो है पहले ही लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, आप इस इलाके को भली भांति समझती हैं, क्या माने ये जो चीनी अग्रेशन है ये लंबे समय तक जारी रहने वाला है, ये जल्द नहीं थमने वाला है? देखिए नेहा, ये इंतजार कर रहा था चीन की जब ठंड वहां पर ज्यादा पड़ती है, और यहाँ की ठंड जिसे अनफॉरगिविंग कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल उस तरह की होती है। तेज हवाएं उस ऊंचाई पर, वहां पर बहती हुई जो नदियां, पेंगोंग का इलाका हम ले लें, इतनी ठंड रहती है, और चीन को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी बातों में आकर भारतीय सेना पीछे हटेगी अपनी, जब आप उस तरह के अलर्ट पर नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट थी, और इसीलिए जो इस तरह का एक अटेम्प्ट हुआ है उसे हम थ्वाट कर पाए हैं, आज उसे हम नाकाम कर पाए हैं, उसे पीछे पुश कर पाए हैं। चाइना ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आने वाले ठंड के महीने में, और हमारे साथ जो बहुत ही अनुभवी जनरल इस समय मौजूद है, उन सबको मालूम होगा कि किस तरीके से ये जो समय होता है ये बहुत निर्णायक हो जाता है। इतना धोखेबाजी पाकिस्तान करता है एलओसी पर, वही एलएसी पर चीन घात लगाकर बैठा था। पेंगोंग का पूरा इलाका वो चाहता है, क्योंकि 60% उसके तिब्बत के अधीन आ जाता है, जिसे चीन ने जिस तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, और जो बाकी का हिस्सा है हिंदुस्तान का, उस पर भी नजर रहती है चीन की। तो इस बार चूंकि भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट थी, पूरी तरीके से ये देख रही थी कि कहीं चीन की तरफ से कोई हरकत ऐसी न हो, हमारी हवाई आंखें उन पर लगी हुई थी, एक एक चीज हम देख रहे थे, इसीलिए हल्की सी उनकी ओर से एक हिमाकत हुई, और हमने उसी समय ये तय कर लिया कि किस तरह से हमें पीछे करना है। झड़प हुई है, अभी तक शुक्र ये है कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी की बात नहीं आई है, न इंजरीज की बात आई है, लेकिन बहुत ही भीषण झड़प यहाँ पर हुई है। चीन वापस धकेला गया है अपने उस इलाके में,
जहां तक उसे रहना है, जो बातचीत के हिसाब से जहां तक उसे रहना चाहिए, वो उससे एक भी कदम आगे नहीं आ पाया है। और यही हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं नेहा, कि किस तरीके से चीन को उसकी हद में अभी रखा गया है। लेकिन यहीं चुशूल के पास बातचीत जो इतने स्तर की यहाँ पर हुई है, अब देखिए यहीं पर वो इतनी बड़ी धोखेबाजी करने में लगा हुआ था। और अब तो भारत अपना अलर्ट और ज्यादा चौकस करेगा, और ज्यादा कसेगा उन बिंदुओं को, क्योंकि इन इलाकों को लेकर तो बात बन चुकी थी। चीन कह रहा था कि हम सीधे अपने इलाके में ही रहेंगे, हम आगे नहीं आएंगे। लेकिन फिर उसने कोशिश की कि अच्छा अभी ध्यान नहीं है, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा पूरा है, सतर्कता हमारी पूरी है। बिल्कुल श्वेता, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी जी, देखिए जिस बात का जिक्र श्वेता कर रही हैं कि जो बातचीत भारत और चीन के बीच में हो रही है, कई बातों पर चीन ने सहमति दिखाई थी, पीछे हटने को लेकर बात की भी थी, लेकिन पैंगोंग का एक ऐसा इलाका था जहां से चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। बड़ा सवाल ये, 15 जून के बाद जो बातचीत हुई उसमें कुछ हासिल हुआ या इसे विफल मान लिया जाए इस घटना के बाद? नेहा, इस बात को आप ध्यान देना, शायद ये जो हरकत हुई है कल रात, ये साउथ ऑफ पेंगांगसू की आप लोग बात कर रहे हैं। नॉर्थ ऑफ पेंगांगसू में फिंगर्स हैं 4, 5, 6, 7, 8। अगर उसने हरकत की है साउथ ऑफ पेंगांगसू तो बिल्कुल गलत हरकत। अगर हम लोगों ने उसको जबरदस्त उसको धकेला है पीछे और वो वापस चला गया है नॉर्थ बैंक में, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि चीन समझ गया है कि हिंदुस्तान जो है अब मानने वाला नहीं है। हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, 15 जून को जो वारदात हुई है गलवान में, उसके बाद उसको लगा है कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो छोड़ेंगे नहीं। इस बार अगेन जो गलवान का था, दैट वाज आल्सो प्रीमेडिटेटेड। और ये जो है, ये तो बिल्कुल ही, इट इज एब्सोल्युटली प्री प्लान। क्यों आप साउथ बैंक में आ ही नहीं सकते जब तक कि कोई ढूंढे ना, मौका ना ढूंढे, बोट का इस्तेमाल ना करे, नहीं आ पाएंगे। अगर उन्होंने आया है और हमने उनको पीछे ढकेला है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की फौज ने एक जबरदस्त एक मैसेजिंग किया है कि आप अपने हद में रहें। अगर आप अपने हद से पार होंगे तो इसलिए ब्रिगेड कमांडर की बातचीत चल रही है। ये अब इसके बाद मामला जो है बहुत सीरियस हो जाएगा। आपने जो किया है बिल्कुल ही गलत किया है। आप तो क्या बातचीत कर रहे हैं, आप तो एक नया फ्रिक्शन पॉइंट खड़ा कर रहे हैं। बातचीत तो जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उसे एडिशनल फ्रिक्शन पॉइंट ये पैदा कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया हिंदुस्तान की फौज ने कि उसने उसी वक्त तुरंत जवाब दिया। बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है कि कोई घायल नहीं हुआ है, वो वापस चले गए हैं। लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हम लोगों को अपने जमावड़े में बिल्कुल तैनाती, मतलब 24/7 वी हैव टू बी अलर्ट। चीन की हर, और चीन को डर है, चीन को जबरदस्त डर है। चीन को लग रहा है कि इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान जो है दबाव डालने की कोशिश नहीं, वो अपना कर रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कह रहे हैं। अगर उसको वो दबाव लगता है तो उसकी सोच है वो, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं। तो चीन को अब लग रहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ अगर ईस्ट लद्दाख में टक्कर लेगा या लेने की कोशिश कर रहा है या उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद उसको भूल होगी और उस भूल से वो अभी बाज आ जाए। नहीं तो साउथ चाइना सी में भी मार खा रहा है, ईस्ट चाइना सी में भी मार खाएगा और ईस्टर्न लद्दाख में भी मार खाए। इतने सारे फ्रंट खोलने के बाद चीन पीछे हटना ही पड़ेगा चीन को। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। मंजीत, आपको मैं यहाँ बातचीत में जोड़ना चाहूंगी। देखिए, साल 2018-19 की एक सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर का इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया था, जिसमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बीआरओ को दिया गया और ज्यादातर योजनाएं पूरी हो गई। मुझे मंजीत आपकी रिपोर्ट्स याद है इन इलाकों से जहां पर आपने कैमरे पर वो सभी कंस्ट्रक्शन के काम दिखाए जो नया कंस्ट्रक्शन बीआरओ की तरफ से किया गया, जिसको लेकर चीन को दरअसल असल चिढ़ है। और यही वजह है कि चीन इस तरह के अटैक्स को और भारत पर इस तरह के एग्रेशन को इन अलग अलग पॉइंट्स पर दिखा भी रहा है। ये जो परिस्थितियां बदली हैं, जो एक एग्रेशन भारतीय सेना ने दिखाया है, जो एक पॉलिटिकल विल पावर और विदेश नीति में बदलाव भारत की तरफ से दिखाई दिए हैं, आने वाले दिनों में भारत की सेना के काम करने के तरीके में, रिस्पॉन्ड करने के तरीके में पहले से अब में क्या बदलाव आया मंजीत? देखिए मीनाक्षी, ये एक बड़ी वजह रहा है और खासतौर से अगर पिछले जून के बाद के हालात देखें तो भारत ने न सिर्फ थल सेना बल्कि तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया है चीन पर दबाव बनाने के लिए, चीन को पीछे धकेलने के लिए। चीन जिस तरह से चीन इस वक्त भी पैंगोंग के फिंगर 5 पर बैठा हुआ है
और चाहे राजनीतिक मोर्चे पर दबाव हो, आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से आर्थिक नाकेबंदी चीन के खिलाफ की गई, और इस वक्त कल भी मैंने रिपोर्ट की थी कि जो दक्षिण चीन सागर है वहां पर गलवान की घटना के बाद चीन भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में अपने जो जंगी बेड़े हैं उनको तैनात किया था। और राजनीतिक मोर्चे पर जो बातचीत होती है, WMC की जो बैठक होती है, उस दौरान चीन ने इस बात को जोर शोर से उठाया कि भारत क्यों दक्षिण चीन सागर में अपने जंगी बेड़े तैनात कर रहा है। तो ये साफ दिखाता है। और दूसरी तरफ अगर हम जमीन पर बात करें तो सरहद पर जो इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने BRO की मदद से जो स्ट्रेटेजिक रोड बनाई हैं, अभी कुछ दिन बाद एक और बड़ी रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। मीनाक्षी, 20 सितंबर को जो मनाली लेह जो एक टनल बनाई जा रही है, वो एक सामरिक टनल है जिसके बनने से पूरा जो लेह का इलाका है वो साल भर जो आवाजाही है, सेना की आवाजाही हथियारों की, वो खुल जाएगा। तो इस तरह के बड़े कदम सामरिक मोर्चे पर भारतीय सेना ने उठाए हैं। उसको लेकर चीन एक तरह से मौके की तलाश में था, चीन के ऊपर एक दबाव था और इस बात की आशंका भारत को थी। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि चीन ने न सिर्फ जो घटना 29 और 30 की रात को की है दक्षिण पेंगोंग के इलाके में, उसके साथ चीन ने इस वक्त जो अपने हवाई बेड़े थे उनको पीछे किया था, लेकिन अब पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो वापस उसने अपने हवाई बेड़े की भी तैनाती की है। तो एक तरह से चीन पर जबरदस्त दबाव है और भारतीय सेना को इस बात की पूरी आशंका थी कि चीन कहीं ना कहीं पूरे, अगर हम चीन से लगी सरहद देखें, लाइन में एक्चुअल कंट्रोल को देखें, तो चाहे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हर तरफ पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को मजबूत किया है। वायुसेना की तैनाती को हम लगातार दिखाते रहे हैं। मंजीत, इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है कि जो 29 और 30 की रात को हुआ है वो दरअसल खूनी संघर्ष था या फिर बिना हथियार के ये लड़ाई लड़ी गई? जैसे पिछली बार मैंने देखा था कि कई सारी आशंकाएं थी इसको लेकर, लेकिन इस बार क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, एक बात जो भारतीय सेना की तरफ से, सूत्रों की तरफ से साफ कर दी गई है कि चीन ने एक बड़ी संख्या में, यानी कि काफी बड़ी संख्या में जो चीनी सैनिक थे, 500 से 1000 की संख्या, हालांकि आधिकारिक तौर पर उस संख्या को अभी पुष्टि की जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में 29 और 30 की घटना को अंजाम दिया। और ये घटना इसलिए विफल हो पाई क्योंकि भारतीय सेना को इस बात की आशंका थी, पहले से वहां पर तैनाती थी और पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ सैनिक बल्कि टैंक और दूसरे जो हथियार हो सकते हैं उससे चीन को जवाब दिया गया है। तो ये भारतीय सेना की तैनाती को दिखाता है। हालांकि अभी सिर्फ जो घटना सामने आई है उसमें मारपीट की बात की जा रही है, गोली चलने की घटना या गोलीबारी किसी तरह की, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो जानकारी आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से दी गई है वो सामने आई है कि उनको पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन काफी इस वक्त भी उस पूरे इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। और चुशूल में जो इस वक्त बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बाद थोड़ी देर बाद और भी जानकारी मंजीत लौटेंगे आपके पास। गौरव सावंत भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, जो नई जानकारी आपके पास पहुंची है वो तो आप जरूर शेयर करिएगा, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीर बदलती हुई हम देख रहे हैं, अक्टूबर 2020 का वक्त आगे बहुत गंभीर और चिंताजनक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आने वाला वक्त भारत चीन रिश्तों में और खासतौर पर सामरिक रिश्तों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खासे तनावपूर्ण होने वाले हैं। चीन ने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स मानसरोवर झील के इलाके में लगा दी हैं। लद्दाख में चीन अतिरिक्त मिसाइलें लेकर आ गया है। अतिरिक्त विमान उसने टिबेटन ऑटोनोमस रीजन में तैनात कर दिए हैं। अपने स्टेल्थ फाइटर्स यहां पर लेकर आ गया है। लेकिन बीती रात की जो घटना है उसके बारे में एक चीज अब साफ है, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। चीन के करीब 500 सिपाही, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक के बाद एक उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। उन्होंने भारत के इलाके पर बैठकर वहां टेंट लगाने की कोशिश की, अपना कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि भारतीय सैनिक वहां पर पहले से ही मौजूद थे तो उन्होंने हाथापाई के जरिए, कोई हथियार नहीं इस्तेमाल हुए, मारपीट जरूर हुई है। और उस मारपीट या धक्का मुक्की, सही शब्द धक्का मुक्की होगा, उस धक्का मुक्की में उन्होंने चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हवाई वायलेशन भी हुआ है क्या गौरव? जी, हवाई वायलेशन भी हुआ है। ऐसी खबरें आई हैं कि चीन अग्रेसिव फ्लाइंग कर रहा है इस पूरे एरिया में, लेकिन भारतीय वायुसेना के भी मिराज 2000 और Su-30 MKI और MiG-29 इस एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स लगातार मीनाक्षी फ्लाई कर रहे हैं। इसीलिए चीन और इस एरिया में भारत की वायुसेना ज्यादा शक्तिशाली है। तो चीन के ज्यादातर एक्शन जो यहाँ पर है वो डिफेंसिव ही है, क्योंकि ऊंचाई की वजह से 14,500 15,000 फीट की ऊंचाई से
जब चीन के विमान टेक ऑफ करते हैं तो वो कम ईंधन या कम हथियार के साथ टेक ऑफ करते हैं, और भारत के पास ये एडवांटेज है इस पूरे एरिया में। चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत पर, मीनाक्षी और नेहा, लेकिन भारत पलटवार करके चीन पर दबाव बना रहा है, न केवल लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी और दक्षिण चीन सागर में भी। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जब भारतीय नौसेना के विमान दक्षिण चीन सागर में और हिंद महासागर में मलाका स्ट्रेट्स में इस समय एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि हम ये माने यहाँ पर गौरव की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, अग्रेसिव रणनीति है भारत की ओर से, ना कि डिफेंसिव, क्योंकि चीन लगातार वार्ता तो कर ही रहा है, अभी भी वार्ता चल रही है, लेकिन जो फ्लैग लेवल की वार्ता, ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता इस वक्त भी चल रही है, उसको दरकिनार करते हुए चीन इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। ये साफ तौर पर इंडिकेशन है कि चीन की मंशा साफ नहीं है, और ये लगातार हम 1.5-2 महीने से देखते आए हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना मुस्तैद थी, सतर्क थी, और इसका अब हमने नतीजा भी देखा है। आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, चीन की मंशा कभी भी शांति की नहीं थी। जब चीन 2 डिवीजन लेकर इस इलाके में आया, भारत क्या कर रहा है, जैसा आज तक ने अपने दर्शकों को दिखाया, जो दौलत बेग ओल्डी तक सड़क है, भारत तो अपनी सुरक्षा के लिए वो सड़क बना रहा है, लेकिन चीन को खतरा ये है कि जो चीन का शिनचियांग हाईवे है, तिब्बत को शिनचियांग से जोड़ने वाला G219, उसको खतरा हो जाएगा। इसीलिए चीन ने यहाँ पर जो भारत के ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, उसको रोकने का प्रयास किया। भारत तैयार था। जब चीन ने गलवान में घुसने की कोशिश की, भारत के 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन चीन को पीछे धकेल दिया। वैसे ही केवल पेंगोंग त्सो के इलाके में चीन फिंगर 4 तक आ गया, जो उसका क्लेम लाइन है। बाकी हर जगह अब लगभग दक्षिण पेंगोंग त्सो की अगर बात करें, जहां इस समय तनाव है, भारत अपनी क्लेम लाइन पर पहले ही जाकर बैठ गया है, और वो चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की बात है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत चीनी इलाके में बैठा है और भारत अपनी क्लेम लाइन पर बैठा है। तो हम आप जिन पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी समझाते हैं कि ग्राउंड पर ये जगह कैसी दिखती है और इसका क्या महत्व अपने आप में है। न्यूज रूम से राहुल कंवल मौजूद है हमारे साथ। राहुल, जो नई डिटेल्स आई वो तो आप शेयर करेगा ही, लेकिन अगर मैप्स के जरिए, ग्राफ के जरिए आप ये एक्सप्लेन कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, पिछले कई हफ्तों से दर्शक लगातार पेंगोंग झील के बारे में सुन रहे हैं। अब तक जितना भी एक्शन था वो पेंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पेंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ है, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पेंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है, और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। अब आप चलिए मेरे साथ, ये अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस इलाके में चाइना ने एंटर करने की कोशिश की। और जैसे मैं जूम इन करता हूं, आप वहां पे चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। अगर मैं इसको बहुत आपको आगे ले जाऊं तो आप चाइना की सड़कें भी देख पाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रही है यहाँ पे चाइना ने अपनी सड़कें बना रखी हैं जो कि चाइना की साइड पे पड़ती हैं। ये आप देखिए, ये पूरी चाइना की सड़क है, ये चाइना की सड़क है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक आती है। तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए, ये भारत की सड़क है, यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में। हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। आपको मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूं ताकि आपको मैं यहाँ पे जो सड़क बनी हुई है चीन की वो भी दिखा सकता हूं। मैं पूरा अगर जूम इन कर दूं तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो आपको लाइन ऐसे लकीर सी दिख रही है, ये चाइना की सड़क है जो इन्होंने बना रखी है। ये काफी हद तक पक्का रास्ता है और उसके आगे उनका थोड़ा कच्चा रास्ता है। यहाँ पर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की इंडिया में, तो इनके कुछ पहाड़ की तरफ से, कुछ तट के साथ साथ एंटर करने की कोशिश की। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है, और वहां पे फिर हमने उनको पुश बैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और
और चीन की सेनाओं के बीच में, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।